अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात है। दिन है शुक्रवार, तारीख है 3 फरवरी 2023। विषय है वृद्धि एवं वित्तीय समय संयम में संतुलन। 1 फरवरी को पेश हुआ बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट है तथा 2024 के आम चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है। ऐसा अनुमान था कि यह पूरी तरह से एक लोक बजट होगा और वित्तीय घाटे की किसी सीमा की परवाह नहीं की जाएगी। अच्छी बात यह रही कि ऐसा नहीं हुआ। वित्तीय घाटे को अगले साल के अपेक्षित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% रखने का लक्ष्य संयमित है। भले ही इसे अधिक रखा जा सकता था, कई कारणों से वित्तीय अनुशासन रखना बहुत आवश्यक है। जीडीपी और कर्ज का अनुमान पहले ही 90% हो चुका है। अधिक घाटा होने से अधिक कर्ज की दरकार होती है, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता है। इस बोझ के बढ़ने के साथ कर्ज के ब्याज को चुकाने का दबाव भी बढ़ता है। अगले साल के लिए ब्याज का बोझ 10 लाख करोड़ रुपए का है, जो केंद्र सरकार के समूचे पूंजी व्यय के बराबर है। वास्तव में घाटे की आशंका मात्रा ब्याज देनदारी के कारण है। यह कुछ ऐसा है कि ब्याज का बोझ और घाटा एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं और इस तरह हम जल्दी ही कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। यानी हम केवल ब्याज चुकाने के लिए उधार लेते रहेंगे। इसलिए पूंजी जुटाना बहुत ज़रूरी है। उच्च वित्तीय घाटा भविष्य की अजन्मी पीढ़ी के लिए दंड भी है। इसलिए वित्त मंत्री ने आगामी कुछ वर्षों में घाटे को धीरे धीरे कम करने का वादा किया है। इसके लिए आर्थिक वृद्धि में गति लानी होगी ताकि कर राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो। उस स्थिति में सरकार को उधार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अत्यधिक वित्तीय विस्तार के बारे में सतर्क रहने का दूसरा कारण यह है कि यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण में बाधक है। नकदी की आपूर्ति को संकुचित करने की मौद्रिक नीति के विरुद्ध यह सक्रिय होता है। इस संबंध में वित्तीय संयम और वृद्धि करने वाले वित्तीय विस्तार के माध्यम से इस संबंध में बजट ने अच्छा काम किया है। वृद्धि के लिए वित्त मुहैया कराने का सबसे बड़ा उदाहरण पूंजी व्यय योजना में 33% की बढ़ोतरी है, जो भविष्य में विकास का आधार है। यह 10 लाख करोड़ रुपए है और सभी खर्चों का 1/3 हिस्सा है। कृषि क्षेत्र के लिए कार्य आवंटन बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो अब तक सर्वाधिक है। इससे उपज बढ़ाने, कृषि प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन करने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही 10 करोड़ किसान परिवारों को सीधे नकदी हस्तांतरण की योजना की भी जारी रहेगी। इस कॉलम में पहले कहा जा चुका है कि बजट की एक बड़ी पृष्ठभूमि आय एवं संपत्ति की निरंतर बढ़ती विषमता है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पर अधिक जोर देना अपेक्षित था, लेकिन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी एक तरह से बेरोजगारी बीमा जो भारत में नहीं होता, में बड़ी कटौती निराशाजनक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मिशनों पर भी कम आवंटन हुआ है। शायद केंद्र सरकार का मानना है कि ये राज्यों के बजट के तहत आते हैं, इसलिए इन्हें राज्यों के जिम्मे दे दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरल बैंक खातों, अनुदानित रसोई गैस सिलेंडर, शौचालय आदि के द्वारा वित्तीय समावेश से जुड़े प्रभावशाली उपलब्धियों को रेखांकित किया है। सस्ते आवास में उल्लेखनीय विस्तार भी इसी दिशा में है।
परिसंपत्ति बनाने के लिए सार्वजनिक खर्च होना इसका अतिरिक्त पहलू है। इस भावना में पूंजी व्यय मद में विशेषकर सड़क एवं रेल पर वृद्धि स्वागत योग्य है। यह बजट 1/4 हिस्सा है जो अब तक का सर्वाधिक है। बजट में कृषि उधार के लिए आवंटन में बढ़ोतरी से भी पूंजी संरचना होगी। बड़ी खबर आयकर की न्यूनतम सीमा बढ़ाना है। चूंकि बीते 3 वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति ने वास्तविक क्रय शक्ति को छीन कर दिया है, जो अपेक्षा थी कि स्लैब की समीक्षा होगी, लेकिन न्यूनतम स्तर को 7 लाख रुपया करने से, जो देश में प्रति व्यक्ति आय का 350% है, यह उल्लेखनीय वित्त मंत्री ने स्वयं किया है। भारत अपने समकक्ष देशों की श्रेणी से बाहर हो गया है। G20 समूह का कोई भी सदस्य देश अपने आवश्यकताओं को इतनी बड़ी छूट नहीं देता है। कुछ वर्ष पहले आर्थिक समीक्षा ने रेखांकित किया था कि भारत में प्रति 100 मतदाताओं में केवल 7 लोग करदाता हैं। यह स्थिति विकसित देशों के बिल्कुल उलट है। स्कैंडिनेवियाई देशों में यह अनुपात तो लगभग 1:1 का है, यानी हर मतदाता कर देता है। इसलिए कर आधार को बढ़ाना बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसे हर बजट अनदेखा करता प्रतीत होता है। वर्तमान में कुल कराधान में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 55% है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यह अनुचित है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST सेवा पर अप्रत्यक्ष करों की निगरानी और संग्रहण करना आसान होता है। GST में केंद्र की हिस्सेदारी अब लगभग 10 ट्रिलियन रुपया है और इसके साथ पेट्रोल एवं डीजल पर अधिक शुल्क भी है। यह गरीब लोगों पर अतिरिक्त और अनुचित बोझ है। यह बजट लोक लुभावन नहीं है, लेकिन यह निश्चित ही विस्तारवादी है। यह मुद्रास्फीति से संबंधित दबाव बढ़ाएगा, जिससे गरीबों का बोझ और बढ़ेगा। पूंजी व्यय मद में वृद्धि के अलावा हरित विकास और सतत विकास पर जोर स्वागत योग्य है। अगले 50 साल में भारत ने अर्थव्यवस्था को शून्य उत्सर्जन के स्तर का संकल्प लिया है। इसलिए GDP को हरित होना ही चाहिए। हाइड्रोजन में एक आदर्श ईंधन बनने की क्षमता है, जो जलने पर स्वच्छ जल वाष्प उत्सर्जित करता है। हर तरह के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जैव ईंधन, कृषि कचरा और हाइड्रोजन को साथ साथ साधना होगा, ताकि हमारे महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य पूरे हो सकें। बजट एक योजना मात्र है। इसे साकार करना केवल घरेलू कारोबार, उपभोक्ता भावना और राजनीतिक हवा पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वैश्विक स्थितियां भी आम हैं। यूक्रेन युद्ध दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है और अमेरिका वहां टैंक भेज रहा है। मंदी की आहटों के बावजूद तेल के दामों में उछाल हो सकती है। पश्चिम के साथ चीन तकनीकी शीत युद्ध छेड़ रहा है तथा घटते कार्यबल एवं जीरो कोविड पॉलिसी के असर जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह साल बहुत अनिश्चित है, पर भारत के घरेलू जोर व व्यक्ति से अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़त होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सभी बजट लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। अगला विषय है रेल को गति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भारतीय रेल के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन प्रस्तावित किया है। इस क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने में रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आवंटन के व्यय के संबंध में कुछ अहम संकेत दिए हैं।
बीते कुछ वर्षों से रेल के विकास की कई योजनाएं लाई गई हैं तथा उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। वैष्णव ने जानकारी दी है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने में बजट में आवंटित राशि बड़ा योगदान देगी। द्रुत गति के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ऐसी ट्रेनों के उत्पादन को बजट से बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेनों का निर्माण अब हरियाणा के सोनीपत और महाराष्ट्र के लातूर में भी किया जाएगा। अभी तक यह उत्पादन केवल चेन्नई में ही हो रहा है। बजट में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जलवायु संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए हरित विकास एवं स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दिशा में भारतीय रेल की भी उल्लेखनीय भूमिका है। इस वर्ष दिसंबर तक हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन के आने की योजना है, जो कालका शिमला रेलमार्ग पर चलेगी। उल्लेखनीय है कि इसका डिजाइन और निर्माण देश में ही होगा। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। कुछ समय पहले हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इंजन एवं ईंधन से संबंधित भारतीय रेल की उपलब्धियों को अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकेगा। रेल क्षेत्र भारत सरकार सबसे बड़ा रोजगार दाता रहा है तथा देश की विकास यात्रा में उसकी प्राथमिक भूमिका रही है। इसके बावजूद 2014 तक भारतीय रेल का सालाना पूंजी व्यय महज 45,980 करोड़ था। आज अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में आवंटन में बढ़ोतरी होती रहेगी। सरकार खर्च में वृद्धि निजी क्षेत्र के निवेश को भी आकर्षित करेगी। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अगला विषय है बजट घोषणाओं पर अमल करना जरूरी। इस साल कई राज्यों में चुनाव है और फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए सरकार ने कई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती थीं, लेकिन सरकार ने बहुत अधिक पैसा खर्च करने का जोखिम नहीं उठाया। सरकार ने बेवजह खर्च को तरजीह नहीं देते हुए वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की है और इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। बजट में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं का यदि सही क्रियान्वयन हो और वह धरातल पर उतरे तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को गति मिलेगी। विकास की गति तेज होने से ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट घोषणा में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ मध्यम वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, महिलाओं, आधारभूत संरचना, रेलवे आदि के लिए सरकार ने काफ़ी घोषणाएं की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ सरकार देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। चीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की अच्छी संभावना है। भारत में लोगों की सबसे अधिक निगाह आयकर छूट को लेकर रहती है। कई वर्षों के इंतजार के बाद इस बार सरकार ने छूट देकर उस वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की है। बजट थोड़ा बहुत चुनाव से भी प्रभावित है, ऐसा सभी सरकारें करती रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने जो बजट घाटे का लक्ष्य तय किया है वह अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाती है। मेरी समझ में बजट को लेकर कुछ चिंता और चुनौतियां भी है। सरकार ने टैक्स छूट देकर एक छोटे वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता रोजगार को लेकर है, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग है जिसे रोजगार की ज़रूरत है। सरकार को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। रोजगार बढ़ने से बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, साथ ही खपत भी बढ़ेगी। इससे आर्थिक विकास तेज होगा। इस दिशा में सरकार को ठोस पहल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वैश्विक बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंदी की भी आशंका है। ऐसे में अगर आर्थिक मंदी आई तो यह भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि देश में बचत दर लगातार कम होती जा रही है। पहले बचत दर 10% थी, जो मौजूदा समय में घटकर 11% हो गई है। देश में संगठित क्षेत्र के मुकाबले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कई गुना अधिक है। इसमें से आज भी कृषि क्षेत्र से सबसे अधिक लोग जुटे हुए हैं। बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड की घोषणा की गई है, लेकिन कृषि उपज को लाभकारी बनाने के लिए विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए व्यापक सुधार समय की मांग है। एक चिंता शेयर बाजार को लेकर है। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। उस पर सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि संतुलित बजट आने के बाद भी शेयर बाजार में आई गिरावट चिंता का विषय है। अडानी हिंडनबर्ग के आरोप प्रत्यारोप पर सेबी को सख्त कदम उठानी चाहिए, क्योंकि एक बार जब निवेशकों के मन में यह डर बैठ जाएगा कि भारत में कॉरपोरेट रेगुलेशन कम है या कमज़ोर है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। यह बजट के कारण नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण है। पिछले 4-5 सालों में विदेशी निवेश काफ़ी बढ़ा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाकर कमा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें यह लगने लगेगा कि भारत में पैसा सुरक्षित नहीं है, तो वह दूसरे देश को रुख करेंगे। इसलिए निवेशकों के मन से यह डर दूर होना चाहिए। सरकार को ऐसे अफवाहों को तुरंत दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह निवेशकों का देश के प्रति विश्वास का मामला है। यह मोदी सरकार का अच्छा बजट है, क्योंकि बजट में गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय बढ़ाने, आजीविका के साधन मुहैया कराने के वादे किए गए हैं। गरीबों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने, पिछड़े इलाकों के विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक योजना जैसी घोषणा गरीबों के लिए ज़रूरी है। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। युवाओं को उद्योग की ज़रूरत के लिए लिहाज से कुशल बनाकर उद्योग की ज़रूरत को भी पूरा करने में मदद मिलेगी और युवाओं को भी बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। निश्चित रूप से इस बजट से सरकार को भी लाभ होगा, लेकिन सरकार को विपरीत परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगला विषय है तकनीक दिग्गज हुबे पर अमेरिकी शिकंजा। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाइडेन प्रशासन अपने सभी अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से चीनी तकनीकी दिग्गज हुबे टेक्नोलॉजीज कंपनी को अलग करने पर विचार कर रही है। विदित हो कि हुबे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों की चपेट में आने वाली पहली चीनी उच्च तकनीक कंपनियों में से एक थी। आज अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं को इस चीनी कंपनी को आपूर्ति के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है और नए लाइसेंस के अनुमोदन के लिए अधिकांश आवेदन अटके पड़े हुए हैं। हुबे पर नकेल कसने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। वह न केवल अपनी घरेलू तकनीक के निर्यात को प्रतिबंध कर रहा है, बल्कि अमेरिका तकनीक वाले सभी वैश्विक तकनीक उत्पादों के निर्यात को सीमित करने का भी तेज प्रयास कर रहा है। वह डच और जापानी कंपनियों को भी चीन को
लिथोग्राफी मशीन जैसा चिप चिप मेकिंग उपकरण निर्यात करने से रोक रहा है। इसके चलते हुए के 2021 का राजस्व 2020 की तुलना में 28.6% गिर गया था और इसके मोबाइल फ़ोन व्यवसाय को बड़ी हानि हुई थी। फिर भी यह तकनीक दिग्गज खत्म नहीं हुआ। वर्ष 2022 में इसकी वैश्विक बिक्री 92 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर रही, जो लगभग पिछले वर्ष के ही समान थी। हुवे क्लाउड, डिजिटल पावर और स्मार्ट कार व्यवसाय ने नई वृद्धि दर्ज की है। हुवे के 2022 के स्व-मूल्यांकन के अनुसार यह ऐसा वर्ष रहा है जब हुवे धीरे धीरे युद्ध की स्थितियों से सुरक्षित स्थिति की ओर बढ़ता गया और गुणवत्ता की तलाश में आगे की ओर निकल गया। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि वाइडेन टीम द्वारा हुवे पर शिकंजा कसना जारी रहेगा। हालांकि वह हुवे को दबाने के लिए अपनी अधिकांश चालें पहले ही चल चुका है, सो अमेरिका के पास अब इस कंपनी को हानि पहुंचाने की बहुत गुंजाइश नहीं है। अगला विषय है परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा से सदैव प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मेरे जीवन का यह फूल सदैव जीवन रूपी पेड़ की डाली पर लगा महकता रहे, प्रसन्न रहे और आनंद लुटाता रहे, खिला रहे, वह सबको खिलाता रहे, चहूँ और सुगंध लुटाता रहे, डाली पर हंसते मुस्कुराते हुए लोगों को सुख पहुँचाते हुए यह झड़ जाए। आपसे विनती है कि जीवन पुष्प सड़े नहीं, गले नहीं, बिखरे नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए सभी को अपनी सुगंध लुटाते हुए इसकी पत्तियां झड़ भी जाएं, जीवन की सांस रुक भी जाएं, यह सांसें बिखर भी जाएं, तो कोई चिंता की बात नहीं। बस इतना कर देना कि अंत तक मेरे जीवन पुष्प की सुगंध हवा में फैलती रहे। मेरे चिंतन, आचरण, व्यवहार और कर्मों की सुवास का लाभ मेरी अंतिम सांस तक सर्वसाधारण को मिलता रहे। आप सदैव कामना करें कि परमात्मा आपको इस लायक बनाए रखने की आपके द्वारा लोगों की सेवा होती रहे। कृत सेवा से कभी किसी फल की कामना और आशा मत करना। हमेशा यह कामना करना कि मैं दूसरों को तो दूं, पर लेने के लिए कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। आप कहना, हे भगवान, इस दुनिया में मैं दाता बनकर जीवित रहूं, याचक बनकर, भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊं। प्रभु से प्रार्थना करना, मेरे परमात्मा, ये मेरी आँखें जब तक इस संसार में रहें तेरी लीला देखकर प्रसन्नता का अनुभव करती रहे। किसी के एव देखने में, ऐश्वर्य देखकर जलने में मेरी आँखें कभी भी व्यवहार में ना आए। मेरे कान सदैव तेरी महिमा सुनने के लिए उत्सुक हो। दूसरों की निंदा में मेरी रुचि कभी भी ना हो। ईश्वर से विनती करना है कि यह वाणी तेरी महिमा के गीत गाए, तेरी महिमा में लगे हुए बंदों की प्रशंसा करें। यह कभी किसी की निंदा ना करें तथा किसी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश ना करें। इस हृदय में अगर धड़कन रहे तो तेरे प्यार की हिलोरें उठें। मेरा हृदय कतई संकुचित ना हो, संकीर्णता मुझे छू भी ना पाए, इतनी विशालता मेरे हृदय में भर देना। मैं सारा संसार इसमें समेट लूँ, सबके लिए मेरा हृदय खुला रहे। ऐसी प्रार्थना सदैव कल्याणकारी होती है।
अगला विषय है वाणी की शालीनता बनाए रखें। पढ़ी हुई कितनी बातें, दोहे आदि केवल उपदेश देने के काम आते हैं, अमल करने से बहुत दूर। उन्हें उन्हीं में से एक है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। पर लोग अधिकतर कटु ही बोलते हैं। हम अपने शब्दों के चयन में यदि थोड़ा संजीदा हो जाएं, तो इन पंक्तियों का अनुसरण आसान हो जाएगा। ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो व्यक्ति विशेष को नाम सुनते ही भड़क जाते हैं और अपशब्दों की ऐसी भरमार लगा देते हैं कि सामने वाले को शर्मिंदगी होने लगती है। लोगों को जुबान पे लगाम देने की कला सीखनी चाहिए। वाणी की शालीनता सभ्य समाज की निशानी है। रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और संवेदना बचाए रखने की सभी आसान तरीके अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखने में है। बातचीत कोई बंद नहीं कर सकता है, लेकिन बोली से उपजी खटास को नियंत्रित करना अपने हाथों में है। चुप रहने का मतलब कायरता नहीं है। जो लोगों के विषय में भरे शब्द बाण झेलते हुए भी चुप रहते हैं, मात्र इसलिए कि वे बखेड़ा खड़ा करना उनका मकसद नहीं होता है। मितभाषी और मृदुभाषी बनिए। इससे आपको कम ज्ञानी नहीं आंका जाएगा। अनर्गल बातों से दूसरों पर हावी होना मूर्खता के साथ आत्ममुग्धता की भी निशानी है। अज्जल गगरी छलकत जाए, यूं ही नहीं कहा गया है। ज्ञान से भरे लोग जहाँ तहाँ छलकते नहीं हैं। कहा भी गया है, संत मौन रहते हैं, ज्ञानी बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। अपनी श्रेणी खुद ही तय करनी है। असहमति जताएं, लेकिन मर्यादित तरीके से। सही प्रक्रिया व्यक्त करना भी एक कला है। सही प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी एक कला है। आत्मीयता और सौम्यता को ताक पर रख अपनी मनमानी पर ही यदि लोग उतर आएं, तो वहाँ यह कला पनपने से पहले ही मर जाती है। विद्यालयों में यह बहुत आम बात हो गई है कि बच्चे बहस लगाने लगते हैं, अपनी बात को मनवाने की यथासंभव कोशिश करते हैं। यह एक दिन में बनी आदतें नहीं हैं। पारिवारिक माहौल बहुत जिम्मेदार हैं। बच्चों के गुण परिवार से ही विकसित होते हैं, इसलिए समय रहते खुद को संभाल लेना चाहिए। वहीं कुछ बच्चे सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति होते हैं। उनके कभी गलती हो जाए तो क्षम्य होती हैं, क्योंकि वे स्वीकार करना जानते हैं। समाज अच्छे बुरे दोनों पहलुओं से बनता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे अपनाएं। किसी बात से आहत होकर अंदर ही अंदर घुटना नहीं है, उसे प्रकट जरूर करें। आपत्ति भी जताएं, पर आहत करने वाले लहजे में नहीं तो अशिष्ट और शिष्ट में अंतर क्या रह जाएगा। ऐसी घटनाएं कहीं भी दिख जाएंगी। इनसे अछूता रहना मुश्किल है, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखना आसान है। अगला विषय है कानून का विरोध। इस समय देश के विभिन्न कानूनों में सुधार व बदलाव की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है, मगर यह विडंबना ही है कि हर वाजिब सुधार को धर्म, जाति और राजनीति के चश्मे से देखने की एक मनोवृत्ति चल पड़ी है।
क्योंकि कोई कानून चाहे देश हित या महिलाओं के हित में कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे विशेष चश्मे से देखने के कारण देश में एक व्यर्थ ही बहस होने लगती है, जिससे मूल मुद्दा अपनी जगह बना रह जाता है। ऐसे में यह समय आम जन के जागरूक होने का है। अगला है विषय साइलेंट किलर हार्ट अटैक। साइलेंट किलर हार्ट अटैक। हर वर्ष हजारों लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। हार्ट अटैक आज साइलेंट किलर बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है, जो बहुत गंभीर बात है। मरने वालों में 40 वर्ष से कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। इस बीमारी का कारण तनाव, उच्च रक्तचाप, असंतुलित खान-पान, अधिक मात्रा में शक्कर की सेवन, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों में कमी आदि है। हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए जीवन शैली में सुधार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।